हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आज़मी, जो बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एड्स को स्टार्ट किया था और एड्स के 3-4 टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। जैसे हमने एड्स के हिस्ट्री को पढ़ा था, हमने एड्स के कॉज को देखा। कॉज में आपका HIV वायरस था, हमने HIV वायरस के बारे में देखा। और HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस वाली कैटेगरी का है। क्यों रेट्रो वायरस वाली कैटेगरी का है, इस चीज़ को भी हमने पिछले वाले लेक्चर में समझा। उसके बाद जो हमने पढ़ा हुआ था वो ये था कि उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, साथ ही साथ उनके हमने इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, साथ ही साथ एक और चीज़ थी सिम्टम्स के बारे में। ऑफ कोर्स दोनों सिम्टम जो 2-3 हफ्ते में जो सिम्टम्स आते हैं वो, और एक ये होता है, एक सिम्टम वो होता है जब हमारा पूरा एक्वायर्ड सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, जिन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो मैकेनिज्म है ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कैसे होता है, और इंटर होने के बाद ये क्या करता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी वायरस है और ये वायरस रेट्रो वायरस वाली कैटेगरी का है। और आपको पता है कि कोई भी वायरस रेट्रो वायरस वाली कैटेगरी का मतलब इसमें क्या होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। ओके, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, SS लिखा रहता है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। अब ये RNA जो होते हैं ये घिरे होते हैं आपके कैप्सिड और लाइपोप्रोटीन की कोट से घिरे होते हैं। जो लाइपोप्रोटीन का इन्वेलप होता है, ये 3 चीजों की कोटिंग होती है। जैसे आपका हमने कह दिया ये एक वायरस है, वायरस इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये है। इसके ऊपर जो ये मैंने कोटिंग बनाई हुई है, ये कौन सी चीज है, कैप्सिड है। और कैप्सिड के बाहर आपकी जो आपका लाइपोप्रोटीन की बना हुआ क्या है, लाइपोप्रोटीन का इन्वेलप है। और लाइपोप्रोटीन के इन्वेलप में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन GP120 है। नाम याद रखें, ये किस में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। और किस वायरस में, HIV वायरस में। मैंने HIV वायरस को वहां पे बना दिया। अब देखो होता क्या है, किस तरह से काम करता है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। ये RNA पहले किसके कांटेक्ट में जाएंगे, एक सेल है, बड़ी सी सेल होती है जो आपके ब्लड में पाई जाती है, जिसको हम स्पेशली हेल्पर T सेल बोलते हैं। हेल्पर T सेल इनको बोलते हैं। हेल्पर T सेल वो सेल होती है जो सबको एक्टिवेट रखती है। किलर T सेल को एक्टिवेट करती है, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करती है जो एंटीबॉडी को बनाती है, मेमोरी सेल को एक्टिवेट करती है, सप्रेसर T सेल्स को एक्टिवेट करती है। सबको समझ लो एक तरीके से एक्टिवेट करने वाली या इन्फॉर्म करने वाली जो सेल होती है वो हेल्पर T सेल होती है। ये हेल्पर T सेल है। हेल्पर T सेल जो होती है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये बड़ी सी सेल होती है, वायरस बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ही उनकी साइज छोटी होती है। ये साइज में काफी बड़ी होती है। आपकी हेल्पर T सेल या हेल्पर T लिम्फोसाइट भी लिखा रहता है, मैक्रोफेग भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है आपकी NCERT में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। तो इन पे एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है CD4। हालांकि ये हाई लेवल की चीज है, बट समझने के लिए हमने बता दिया। होता क्या है कि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जा रहे हैं, और ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसमें है, आपके रेट्रो वायरस में है, मतलब आपके HIV का जो वायरस होता है। जैसे ये इसके कंट्रोल में आता है, कांटेक्ट में आता है, पहली चीज इसका ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और इसका CD4 दोनों एक दूसरे से टच करते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी टारगेट सेल है, ये इसकी होस्ट सेल है। अपनी होस्ट को पहचानने के लिए पहले अपने ग्लाइकोप्रोटीन को ले जाके इससे टच करती है, इसके ग्लाइकोप्रोटीन से दोनों का ग्लाइकोप्रोटीन मैच कर जाता है। अब ये क्या करेगा, ये इसमें इंटर करने की कोशिश करेगा, किसके अंदर, इस लिम्फोसाइट मतलब हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा। कैसे इंटर करेगा, इसमें आपका RNA दिख रहा है, पहले ये अपना लाइपो प्रोटीन का बना हुआ एनवेलप हटाएगा, फिर अपने बने हुए इस कैप्सिड को भी हटा देगा। अब ये कहां पे इंटर कर जाएगा, वायरस अपने RNA को कहां पे ड्रॉप कर देगा, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को उसने कहां पे डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। किसने, HIV ने। ऐसा करता है, बहुत ही चालाक होता है, पता भी नहीं चल रहा, उसने ले जाके पहले आराम से जाके पहचाना,
सेल बॉडी के अंदर गया, आराम से उसने पहचाना किसको, कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, इसको पहचान लो, ये मेरे काम की है। उसने उसको पहचाना और अपने दोनों आरएनए को ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कहां पे ड्रॉप कर दिया, हेल्पर टी लिम्फोसाइट में ड्रॉप कर दिया। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है, ये उसका डीएनए है, सारी चीजें। अब मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, इनका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, साथ ही साथ इनके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम मैंने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम के बारे में मैंने बताया था। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, मैं जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन अभी आप सिंपल ये समझे कि डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। ये कौन सा ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए नहीं बल्कि आरएनए से क्या बनना है, यहाँ पे डीएनए बनना है। अब ये आरएनए के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर पहुंचे थे, आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होता है और आरएनए को ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। दो सिंगल स्ट्रैंडेड पहले डीएनए बनेंगे, फिर दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। फिर इसने क्या बनाया, दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, फिर दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे। ये कन्वर्ट इस तरह से बन जाएगा। कहाँ पे बन रहा है, ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है। किसके साइटोप्लाज्म में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल के साइटोप्लाज्म में बन रहा है। इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोग समझो। अब एक बार जब डीएनए बन जाएगा, इसका डीएनए, ये किसका डीएनए, ऑफ कोर्स किसके आरएनए से बना हुआ है, ये एचआईवी वायरस के आरएनए से बना हुआ है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के आरएनए से बना हुआ क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये किसकी तरह से काम करेगा, ये जैसा वायरस इन्फॉर्म के पास जो मैसेज था कि हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ठीक वायरस के फेवर में काम करेगा। ये जाएगा, अब यहाँ पे उसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए को बनाया। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ पे एंट्री करेगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके उसने क्या किया, ये जाके उसके डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। पहले उसने क्या किया, पहले उसने एड्सॉर्प्शन किया, फर्स्ट स्टेप उसने जाके क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन मैच हुए। दूसरा उसने एंट्री की, जैसे एंट्रेंस स्टार्ट किया उसने अनकोटिंग की, मतलब अपने ग्लाइकोप्रोटीन की जो एनवेलप होता है और उसके अलावा जो उसने अपनी दूसरी कोट को भी ऐसे दोनों कोट्स को हटा दिया। फिर उस अनकोटिंग कर ली उसने, अनकोटिंग किया। फिर उसने क्या किया, नंबर 4 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया उसने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद फिर उसने क्या की, एंट्री की। कहाँ पे एंट्री कर दी इसने न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर दी। अब न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने के बाद उसने क्या किया, अपना डीएनए किसके साथ जोड़ दिया, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसके साथ उसने अपना डीएनए जोड़ दिया। मींस जॉइनिंग ऑफ असेंबलिंग ऑफ डीएनए विद द डीएनए ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट स्टेज में उसने ये किया। एक एक करके वो क्या करता है, 6 स्टेप हमने पढ़ लिया। अब यहां तक वो पहुंच गया। अब ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्योंकि अब तो बन गया उसका खुद का डीएनए बन गया। डीएनए से क्या बनाना है उसको, आरएनए बनाना है। तो डीएनए से जब आरएनए बनाएगा तो मतलब आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इतने स्टेप के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि अब यहाँ तक क्या हो गया, डीएनए के साथ जुड़ गया। अब नंबर 7th स्टेप में क्या होगा, ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करेगा। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि ये अपना आरएनए बनाएगा, अपना आरएनए बनाएगा। अब आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आपको मालूम है। जो आरएनएज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए होगा, आपका ट्रांसफर आरएनए होगा, आपका मैसेंजर आरएनए होगा। तीनों टाइप के आरएनए यहाँ पे बना रहा है उसने, ठीक है ना। एमआरएनए, टीआरएनए और
rRNA, सारे टाइप के आरएनए ये बना रहा है। अब जब सारे टाइप के आरएनए बन जाएंगे तो आसानी से ये क्या करेगा, अपना प्रोटीन बनाएगा। अपने आरएनए को इसने बनाया, अपने प्रोटीन को इसने बनाया, और इसका जो स्पेशली mRNA था वो क्या करेगा, फिर से वो सारे केमिकल इकट्ठा करके, ठीक है ना, वो सारे प्रोटीन इकट्ठा करके, वो वेट अ मिनट, वो सारे केमिकल और प्रोटीन इकट्ठा करके फिर से नए क्या बना लेगा, न्यू आपके HIV वायरस को बनाएगा। न्यू HIV वायरस को इसने बना लिया। तो अब ढेर सारे इसके अंदर ढेर सारे HIV वायरस ऐसे फिर से बन गए। अब ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलेंगे तो समझ लो एक फैक्ट्री की तरह से काम कर रही है। कौन, हेल्पर टी लिम्फोसाइट इनके लिए फैक्ट्री बन जा रही है। जो क्या होते थे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के सब कुछ थे, उनको बनाने के लिए हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इनके बिना अधूरा है, कोई किसी काम का नहीं है। जो हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए सब कुछ थे वो इस टाइम किसकी फैक्ट्री बने हुए हैं, आपके HIV की फैक्ट्री बने हुए हैं। एक HIV वायरस उसके अंदर जा रहा है, इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट उसको मिल जा रहा है कि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज को बना के एक बार में ढेर सारा निकालता है, और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले सारे हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, धीरे धीरे करके 5-10 साल तक इसी तरह से वो लगातार चलते रहते हैं। जब पूरा का पूरा हेल्पर टी सेल्स को एकदम कोलैप्स खत्म कर देते हैं, हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि यार इसको तो एड्स हो गया। मतलब इतना चुपचाप काम करते हैं सब। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के इम्यून सेल्स को किया, इसीलिए वो कामयाब हो गए। और हमारा इम्यून सिस्टम में इन्फ्लेमेशन जैसी कोई चीज ही नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ वहां पे, तो उसे पता ही नहीं चला। अच्छा, यहां तक आई होप कि समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म है, किसका मैकेनिज्म, आपका जो जो HIV है उसका मैकेनिज्म है। वो बॉडी के अंदर जाके इस तरह से अपने मल्टीप्लाई करके अपने नंबर्स को बढ़ाता है। ओके, अब आगे देखते हैं इनके टेस्ट के बारे में। इनको पता कैसे करते हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे होता है, डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो 2 टेस्ट इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट होता है, एक आपका एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, और एक होता है आपका PCR टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट थोड़ा पुराना मेथड है, बट स्टिल अभी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। PCR भी होता है, PCR को आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसमें ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बट आपकी बुक में जो NCERT में जिस के बारे में मेंशन किया हुआ है वो एलिसा टेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो एलिसा टेस्ट का मतलब, उसका फुल फॉर्म याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म याद रखना। एलिसा का होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो ये 2 टेस्ट हैं जिससे पता किसके बारे में पता चलता है कि इस जो भी सस्पेक्ट है वो एड्स पॉजिटिव है या फिर नहीं है, HIV पॉजिटिव है या फिर नहीं है, इसके बारे में इन दोनों टेस्ट से पता चल जाता है। अब हम थोड़ा से बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, मैंने पहले बताया इनका ट्रीटमेंट तो अभी है नहीं, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी वैक्सीन है जिन पे ट्रायल्स चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। बट इसमें जो डेथ है ना वो इनवाइटेबल है, मतलब होनी ही है, कंफर्म है कि उसकी डेथ होगी। भले से 2-4 साल तक आप किसी तरह से दवाइयों की हेल्प से उनको और टाल दोगे, बट डेथ तो होनी ही है। अब उसमें है क्या, अब देखो क्या है ना कि जब इनका ट्रीटमेंट नहीं है तो सब कुछ क्या है, इनका प्रिवेंशन ही सब कुछ है, प्रिवेंशन ही सब कुछ है। अब प्रिवेंशन भी जरूरी है। देखो है क्या ना कि ये बीमारी उस टाइफाइड या फिर निमोनिया की तरह से नहीं है। आपकी बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, आपके NCERT में भी मेंशन किया हुआ है कि टाइफाइड और निमोनिया के बारे में आपको पता है। टाइफाइड के बारे में मालूम है, निमोनिया के बारे में मालूम है। निमोनिया और टाइफाइड का मामला ये कि आप कितना भी अपने आप को बचा लो, आप कितना भी हाइजेनिक हो जाओ, लेकिन जरा सा भी कंटामिनेटेड आपका फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर हुआ या फिर जरा सा भी तो ये बीमारी आपको आराम से लग जाएगी अपने आप को पूरा बचाने के बाद। क्योंकि हमारी जो हेल्थ होती है और इन बीमारियों का जो कनेक्शन होता है ये सिर्फ हमारे हाइजीनिक होने और हमारे हाइजीन लेवल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एड्स का मामला ये है कि ये एड्स सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो फिर बचा लिया,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से एड्स आपको हो सकता है, वो है हर चीज के बारे में जानकारी होने के बाद भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं जब, तो यहाँ पे चांस किसका बनता है, डिजीज का चांस बनता है, एड्स का चांस बनता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए जैसे क्या होता है ना कि उसमें इग्नोरेंस के बारे में, अब एनसीईआरटी ने भी कहा है कि डोंट डाई ड्यू टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से आप अपनी जान ना गंवाएं। क्योंकि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि सबसे खराब जो तरीका, जो आउट होने का तरीका माना जाता है, वो रन आउट माना जाता है कि आप क्लीन बोल्ड हो जाए, आप कैच आउट हो जाए, आप प्ले डाउन हो जाए, आप कॉटन बोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आप क्या ना हो, रन आउट ना हो। रन आउट एक सुसाइड की तरह से है कि आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आप गलत टाइम पे थोड़ा सा दौड़ गया और उसके बाद रन आउट हो गए। तो जहाँ पे आप अच्छा खेल रहे उसके बाद आउट हो गए, एक होता है ना कि आप खराब शॉट खेल के आउट होना, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन आपने सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से इग्नोर कर दिया उसको, इसलिए डिजीज हो गई। तो उस चीज को लेकर, उस इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए, जो इग्नोर लोग कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, जो आपका नैको है, नैको, आप नैको का फुल फॉर्म भी जाने, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ और भी एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लगातार अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, जो लगातार फ्री कंडोम डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, जो आपका सेफ ब्लड के लिए बहुत सारे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसे आपका है कि जैसे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों में जो घर से बहुत दूर रहते हैं, उनको लेकर वो अवेयरनेस बढ़ाते रहते हैं कि अगर कोई सस्पेक्ट है, वो कहते हैं कि वो जाके तुरंत अपने टेस्ट को करवाएं, वो प्रॉपर डिस्पोजल सिरिंज को यूज़ करने को लेकर अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि चाहे वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे आपके पब्लिक हॉस्पिटल हो, वहाँ पे डिस्पोजल सिरिंज का यूज़ किया जाए। ये ऐसी सिरिंज बार बार ना लगाई जाए, बल्कि एक बार लगाई जाए, उसको फेंक दिया जाए उस सिरिंज को। तो इन चीज़ों को लेकर और अवेयरनेस के लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे एनजीओज के अलावा हमारी सोसाइटी का भी है। अगर हमारा बिहेवियर, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट क्योंकि बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से होती है, आपके फूड शेयर करने से, आपके कपड़े शेयर करने के, आपके उनके बॉडी टच हो जाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इन्फेक्ट कर देगा आपको। बस ये कि ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, उसको आप बाइकाट ना किया जाए, क्योंकि अगर आप उसको इस तरह से बाइकाट करेंगे, लोग डरेंगे और अगर वो बीमार होंगे तो भी बताने से झिझकेंगे और उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारी सोसाइटी में एड्स पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उनके साथ सिंपैथी भी दिखानी चाहिए, तो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। हमारा भी उसको इस बीमारी को लेके बहुत बड़ा, हमारा भी बहुत अहम रोल है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि आप भी लोगों को अवेयर करें। बहुत सारे लोग हैं गांव में, बहुत सारे र्यूमर्स और टैबूज फैले रहते हैं, हाँ, लोग उन सारी चीज़ों के बारे में पुरानी लोगों के बिलीव्स हैं, तो उनको भी आप लोगों को समझाएं, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग जानते नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं जानते, आपके घर के बच्चे नहीं जानते, उनको भी आप अवेयर करें। खैर, यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गया। तो ये आज मैंने जो बताया है वो मैकेनिज्म बताया किस तरह से ये काम करता है आपका HIV वायरस। इतना क्लेवर, चालाकी के साथ वो इतना क्लेवर होता है और चालाकी के साथ वो अपने काम को कर लेता है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या समझी कि उसका प्रिवेंशन, साथ ही साथ उनका डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। आप लोग लेक्चर को पूरा देखें और उसको समझने की कोशिश करें ज़रूर। अगर कोई फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।